हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का जो चैप्टर 1 है उसका मैं क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं, जो कि चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर जो एनसीईआरटी 4 का है, क्लास 9th साइंस का जो है, वह फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। यानी पदार्थ आपको चूज करना है कि पदार्थ कौन से हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पदार्थ जो होती है, पदार्थ का कुछ द्रव्यमान होता है और पदार्थ जो होते हैं वह स्थान घेरते हैं। पदार्थ जो है कुछ द्रव्यमान होता है पदार्थ का और पदार्थ स्थान घेरते हैं। तो इसमें आपको चूज करना है कुर्सी। देखिए, कुर्सी जो है उसका एक द्रव्यमान होता है और स्थान भी घेरते हैं। और वायु हो गया, बादाम, नींबू पानी पदार्थ के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरते हैं। निम्नलिखित सेकंड क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। परीक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका क्या रीज़न है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, इसका आंसर है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है। तो जो इसका रीज़न है, वह टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो गैस से निकलने वाले लोग जो रहती है, कण जो निकलती है गैस को, उसकी गति बढ़ जाती है और जिससे उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो अगर तापमान बढ़ेगा तो जो गैस की कण जो है उसकी गति भी बढ़ जाती है और जो गतिज ऊर्जा जो होता है वह भी बढ़ जाता है, तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण जो होता है वह तेज़ी से होता है। अर्थात गर्म गैसों की विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेज़ी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है। तो बोल रहा है कि स्विमिंग पूल में जो गोताखार पानी काटते हैं उससे जो है कौन सा पदार्थ का गुण जो वह प्रक्षेपित होता है। तो स्विमिंग पूल में जो गोताखार पानी काट पाते हैं इसके पदार्थ के निम्न गुण जो है वह प्रक्षेपित होते हैं। जैसा कि फर्स्ट नंबर में है पानी के कणों के बीच की दूरी जो होती है अपेक्षाकृत अधिक है होती है। पानी के कणों के बीच की जो दूरी होती है वह अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं, जिसके कारण जो है रिक्त स्थान, जो खाली स्थान जो होता है वह ज़्यादा होता है। और सेकेंड पॉइंट में जो है जलों के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। जो जल के कण जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जल के, उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि फोर्स जो ऑफ अट्रैक्शन जो है वह कम होता है, आकर्षण बल जो वह कम होती है। पदार्थों के कणों की क्या विशेषताएं होती है। पदार्थ के कण की जो होती है वह क्या विशेषताएं होती है। पदार्थों के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। आपको इस तरह करके अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। सबसे पहली बात है कि पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होती है और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पदार्थ के, वह निरंतर गतिशील होते हैं, गति होता है। और पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। पदार्थ का जो कण है वो बहुत ही छोटा होता है। एनसीईआरटी जो पेज नंबर 6 का क्वेश्चन है ये, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। और घनत्व देखिए बराबर जो है द्रव्यमान बटे आयतन बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थित करें। यानी कि इसको व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है, जैसा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, घनत्व के हिसाब से घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है वायु, चिमनी, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो वायु फर्स्ट में होगा, वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौक और लोहा। सेकेंड क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं के गुण में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। सारणीबद्ध करने के लिए कह रहा है। बी नंबर जो क्वेश्चन है उसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। इसके बारे में आपको टिप्पणी करना है, इसका जो है डिफिनेशन लिखना है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण में अंतर को निम्न सारणी में दर्शाया गया। तो देखिए,
एक तरफ कैरेक्टर दिया हुआ है ठोस का और द्रव का और गैस का। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है आकार जो है वह ठोस का जो होता है वह निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं होती है। ठोस में अगर पूछा जाए आकार के बारे में तो निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं होती है। अगर द्रव में पूछा जाए लिक्विड में तो कोई निश्चित आकार नहीं है, जिसमें बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर एक कप और एक बोतल को ले सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसा कि बर्तन में रखे जाने पर उसकी आकार ले लेता है। अभी जो पानी का जो स्तर है कुछ उसमें रहेगा, उसमें कुछ रहेगा, तो दोनों का जो है शेप जो चेंज हो जाता है। इसी कारण जो है आकार जो है इसका निश्चित नहीं होता है। और गैस का जो है कोई निश्चित आकार नहीं है, इसका भी जो है कोई निश्चित आकार जो है वह नहीं है। आयतन, आयतन जो निश्चित आयतन है, ठोस का जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। लेकिन अगर द्रव का पूछा जाए तो उसका भी निश्चित होता है। अगर गैस का पूछा जाए तो कोई निश्चित आयतन नहीं है। यह जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार ले लेता है, उसी का आकार एवं आयतन जो ले लेता है। तो गैस में जो है ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। और थर्ड कैरेक्टर जो है तरलता। तरलता जो है ठोस का जो है दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं हैं। जो ठोस होता है वह बहता नहीं है, और जो लिक्विड होते हैं वह आसानी से बह जाते हैं। ये जो दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि तरल होते हैं तथा वह बह सकते हैं। और गैस जो है ये फ्लो हो सकती है, गैस जो है वह बह सकता है। कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है ठोस में सॉलिड में अधिकतम मैक्सिमम होता है, और आपका जो द्रव में है वह ठोस से कम होता है। और गैस में जो है ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। और फिफ्थ कैरेक्टर आपका है कणों की स्थिति। तो कण बहुत तो पास पास होते हैं ठोस में, और द्रव में जो है कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जो इसमें बोला गया है कणों के बीच की जो दूरी होती है वह ठोस से ज़्यादा होता है। और गैस में अगर बोला जाए तो कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा होता है। यानी कि जो इसमें कण जो होते हैं वह ठोस और द्रव से बहुत ज़्यादा होते हैं। कणों की बीच की जो होती है बहुत अधिक जो रिक्त स्थान जो होता है वह ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा होता है। 6 जो पॉइंट है संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी। तो ठोस में जो नगण्य होती है, लिक्विड में संपीडनीय होती है, और आपका गैस में जो है वह हाईली कंप्रेसिबल होती है। अत्यधिक संपीडनीय जो होती है हाईली कंप्रेसिबल होता है। विसरण जो है ठोस में एक ठोस दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है। मेन पॉइंट है, देखिए एक ठोस पदार्थ जो है दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है। और द्रव में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है, द्रव में जो है ठोस तथा गैसों का विसरण होता है। और गैस में जो इसका कैरेक्टर है विसरण का, वह गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ होता है। तो गैसों का जो अन्य गैसों के साथ जो विसरण होता है वह तीव्रता से के साथ होता है। अब बी जो है निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी करना, यानी कि इसका डिफिनेशन जो देना है दृढ़ता रिजिडिटी। तो रिजिडिटी को हम डिफाइन करेंगे पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, वह दृढ़ता कहलाता है। तो पदार्थ का वैसा गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है वह दृढ़ता कहलाता है। आकार को बनाने की जो है वह चेष्टा करता है उसे हम दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होते हैं और इसीलिए दृढ़ होते हैं, और द्रव और जो गैस होती है वह दृढ़ नहीं होती है क्योंकि उसमें जो है आकर्षण बल अधिक नहीं होता है। ठोस में जो होती है ठोस कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होते हैं। सेकेंड जो है संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, पदार्थ के बीच की जो होती है वह रिक्त स्थान होते हैं। बाह्य दबाव के कारण ये कण जो है समीप आ जाते हैं। बाह्य दबाव के कारण जो है बाह्य बल जो है उसके कारण जो है समीप आ जाती है, और पदार्थ के इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। यानी कि पदार्थ के ऐसी गुण को हम कंप्रेसिबिलिटी संपीड्यता जो होती है उसे कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीडनीय होते हैं, और गैसों जो होती है सर्वाधिक संपीडित, गैसों जो है वह सर्वाधिक संपीडित की जा सकती है, और ठोसों की संपीडितता नगण्य होती है। इसलिए इसका आकार एवं आयतन जो है वह निश्चित होता है, इसीलिए जो इसका आकार एवं आयतन जो है
वह निश्चित होता है। और इसी गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित जो है वह किया जा सकता है। तो ये जो डिफिनेशन है वह कंप्रेसिबिलिटी का है। तरलता, फ्लूइडिटी, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। पदार्थ की जो बहने की प्रवृत्ति होती है उसको हम तरलता कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। द्रव तथा गैस जो है वो बहती है, द्रव और जो गैस जो है वह बहती है, इसीलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। इसीलिए हम इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। और ठोस बिल्कुल नहीं बहते हैं, ठोस बहता नहीं है। और गैसों जो होती है, गैसें सभी दिशाओं में बह सकती है और गैसों की तरलता द्रव से अधिक होती है। मेन पॉइंट है कि गैसों की जो तरलता होती है वह द्रव से अधिक होती है, क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी जो है अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल जो है वह कम होता है, यानी कि अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वह कम होता है। बर्तन में गैस का भरना, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं। कोई भी बर्तन में गैस जो है, किसी भी बर्तन में गैस जो आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि रीजन जो है इसके कण जो होते हैं सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शंस में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। बर्तन में जो है पूर्णतः फैल जाता है और ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य आंतरिक बल के कारण होता है। यही इसका डिफिनेशन है। और आकार, आकार जो शेप होता है, ठोस पदार्थ अत्यधिक अंतर्नविक बल्ब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, इसीलिए इसका आकार जो है वह निश्चित होता है। जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। तो आकार का जो शेप का डिफिनेशन है वह वही है, आपको इतना लिखना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, रेलवे, एसएससी या फिर जितने भी एग्जाम्स हैं, उसमें इससे जो है वो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आपका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, आपको एक कोई सही करना है। इससे जो क्वेश्चन जो है इसका डिफिनेशन ही लिख देगा, आपको वहाँ पर सही करना है कि यह डिफिनेशन जो वह किसका है। पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो पदार्थ के कणों की जो गति होती है, गति कारण जो उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है, क्योंकि यह जो है वह तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण जो है तेजी से कंपन भी करते हैं। जो कण जो होते हैं वह तेजी से कंपन भी करते हैं। और द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में जो होती है, द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। ठोस में जो है वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा होता है। घनत्व, डेंसिटी, किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई जो है वह आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसा कि इसका फॉर्मूला होता है, डेंसिटी बराबर जो होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बट्टा आयतन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है कारण बताने के लिए कर रहा है, इसमें क्या रीजंस है। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। और बी जो है उसमें बोला जा रहा है गैस की बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो इसका रीजन देना है कि क्या इसका रीजन्स हैं। तो फर्स्ट का जो है, गैसों के कणों की जो गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण जो है कर सकती है तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह भर देती है। तो इसका रीजन्स बताया गया है कि गैसों के जो होती है, गैसों के कणों के बीच कणों की जो गतिज ऊर्जा जो अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल जो होती है वह नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकी तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे वह पूरी तरह से भर देती है। तो सेकंड जो बी बोल रहा है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। सर क्या रीजन से, कारण क्या है इसका। तो गैसीय अवस्था में कणों की गति जो है अनियमित और तीव्र होती है। इसमें जो होती है गैसीय अवस्था में कणों की जो गति होती है वह अनियमित होती है और तीव्र होती है। इसी कारण एक कण जो है आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा जो प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल
के कारण गैस का दबाव बनता है। तो गैसीय अवस्था में सीधा इसमें बोला गया है कि गैसीय अवस्था में जो कणों की गति होती है वह अनियमित और तीव्र होती है, और इसी कारण एक कण जो है आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, और बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। सी है क्वेश्चन नंबर सी जो है उसमें लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की जो मेज होती है वह ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है, क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन जो निश्चित होता है। ठोस का जो होता है आकार आयतन वह निश्चित होता है, इसकी सीमाएं स्पष्ट होती है तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते हैं तथा बहते नहीं हैं। ये सभी गुण दर्शाते हैं कि लकड़ी की जो मेज है एक ठोस पदार्थ है। यही सब गुण जो है वह बताती है कि एक लकड़ी जो है लकड़ी की जो मेज है एक ठोस पदार्थ है। डी नंबर है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि वहाँ कणों के बीच अत्यधिक रिक्तियाँ जो होती है, इसी कारण हम जो है हवा में आप आसानी से हाथ चला सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सी रिक्तियाँ होती है, अत्यधिक रिक्तियाँ स्थान जो होते हैं, तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम नगण्य होता है, इसीलिए बहुत बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं। जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं। ठोस लकड़ी का जो टुकड़े के जो होते हैं कण वह बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा बल में प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। तो लकड़ी का जो होता है लकड़ी का टुकड़ा को मारने के लिए अत्यधिक बल लगाना पड़ता है, जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा और पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो इसका क्या रीज़न है उसके बारे में पूछा गया। तो इसका सीधा आंसर देना है कि बर्फ़ के पानी के जमने से बनती है। बर्फ़ जो है वो पानी के जमने से बनती है। सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग जानते भी होंगे। बर्फ़ जो है पानी के जमने से बनती है, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं। जिसकी संरचना जो होती है स्ट्रक्चर में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होती। यह पिंजरे की तरह यानी केज लाइक संरचना बना लेती है, जिससे इसका आयतन उतने ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन की मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है, अतः बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। तो इसका रीज़न सही है कि आपका जो है तो यही है कि इसका आयतन उतने ही मात्रा के जल से अत्यधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ते से घनत्व जल से भी कम हो जाता है और अतः बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। पृष्ठ संख्या 9 यानी कि एनसीईआरटी पेज नंबर 9 जो है साइंस का, उसका क्वेश्चन है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें, यानी केल्विन से आपको सेल्सियस में चेंज करना है। तो केल्विन से जो सेल्सियस में चेंज करना है आपको -23 जो है -273 घटाना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए केल्विन में तापमान दिया गया है 300 केल्विन, तो इसको चेंज करना है आपको 300 - 273, इतना घटाने के बाद 27 आ गया। और बी नंबर जो है सेल्सियस में तापमान देखिए 573 है, तो 573 में आपको 273 घटाना है, यानी कि 300 इसका आंसर है, 300 सेल्सियस। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा 250 डिग्री सेल्सियस जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप है, जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप है, अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था में बदल जाता है और इस ताप पर जो है जल वह गैसीय अवस्था में बदल जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस बारे में पूछा गया है कि द्रव्य तथा गैसीय अवस्था दोनों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलकर भाप में बदलने लगते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल जो उबलकर जो है भाप में बदलने लगता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। कोई भी जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है तो उसका तापमान जो टेम्परेचर जो वह स्थिर क्यों रहता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है
क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। इसका रीज़न है कि दी जाने वाली जो ऊष्मा होती है उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। कोई विधि बताने के लिए कहा जा रहा है। तो दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। और विधि एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करना तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं। तो दाब को बढ़ाकर जब हम तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है तो एक विधि देखिए, विधि दिया हुआ एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण जो है समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाती है। पृष्ठ संख्या 11 का यह क्वेश्चन है गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्म शुष्क दिन में जो है वह कूलर जो अधिक ठंडा क्यों करता है, क्या रीज़न है इसका। तो इसका आंसर है गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी आर्द्रता कम होती है। वायु में जो मॉइस्चर होती है वह कम होती है गर्म शुष्क दिन में तथा तापमान अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जिसके कारण जो वाष्पीकरण की जो दर है वह बढ़ जाती है क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर जो है उसमें वृद्धि आ जाती है। तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर जो है उसमें वृद्धि आ जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है और अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिससे पानी बाहर रिसता है, सीपिंग जो कहलाता है वह रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। और इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके, घड़े और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। चूँकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसीलिए मटके, घड़े जो है घड़े का जल ठंडा हो जाता है। तो यही इसका रीज़न है। एसीटोन जो होती है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, आपने अनुभव भी किया होगा। एसीटोन जो होती है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्पीकरण हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है और वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। और शीतलता जो महसूस होती है वह वाष्पीकरण जो है उसके कारण होती है। कप की अपेक्षा प्लेट से हमें गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, क्या रीज़न है। कप की अपेक्षा जो है प्लेट से हम गर्म दूध या फिर चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, क्या रीज़न है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका रीज़न है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल जो है वह कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। प्लेट की जो सतह का क्षेत्रफल जो होता है वह कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। एरिया जो होता है वह अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतनी जल्दी होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होता है वाष्पीकरण जो उतना ही जल्दी होगा, जिसमें दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। जिसके कारण जो है दूध या फिर चाय जो है वह जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, गर्मी में जो हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े जो होती है वह ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं। हल्के रंग वाले कपड़े जो है वह ऊष्मा एब्जॉर्ब जो है वह नहीं करती है तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिसमें पसीना स्वीट अवशोषित हो जाती है और वाष्पीकरण तेज़ी से हो जाता है। और वाष्पीकरण जो है वह तेज़ी से हो जाता है। इसी क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है
और इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। तो यही इसका रीजन्स है। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में इकाई में परिवर्तित करना है। इसको सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है तो -273 से आपको इसको घटा देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो जब घटाइएगा देखिए 293 में 273 घट गया, 20 डिग्री सेल्सियस आंसर है। और बी नंबर जो है 470, इसमें भी आपको -273 में घटा देना है, यानी कि 197 इसका आंसर है। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन की इकाई में परिवर्तित करें। इसको आपको केल्विन की इकाई में परिवर्तित करना है। तो इसमें देखिए उसमें आपको 273 घटाना पड़ता था, इसमें आपको 273 जो है वह जोड़ना पड़ेगा। तो 25 + 273 = 298 केल्विन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी जो है 373, इसमें भी आपको 273 ऐड कर देना है और इसका जो राइट आंसर है वह 646 केल्विन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। कारण लिखने के लिए कह रहा है नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। क्या इसका रीजन है? और जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें पूछा गया है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है, इसका भी क्या रीजन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जानना भी जरूरी है कि आखिर क्या इसका रीजन है। तो इसका रीजन्स है नेप्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है। नेप्थलीन जो है एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाती है। तो जो यह ठोस से द्रव की अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाती है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। इसे हम ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ जो है छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाती है, और कुछ समय के बाद यह जो ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर बी जो है उसका क्या रीजन्स है? क्वेश्चन नंबर बी का जो रीजन्स है, इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है। इत्र जो है एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है। यह तुरंत जो है वह वेपर में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विस्तृत हो जाता है। वायु के कणों के साथ मिलकर यह जो है सभी डायरेक्शंस में तेजी से विकसित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध जो है बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाता है। निम्नलिखित पदार्थों के उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के कारण व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है जल। देखिए जल, चीनी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जल, चीनी। कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है, और द्रव जो है जैसे जल में गैसों से अधिक तथा ठोस में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। तो इसका ही से रीजन है कि ऑक्सीजन जो एक गैस है लेकिन जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक तथा ठोस में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या इसकी भौतिक अवस्था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है द्रव अवस्था में होता है। 25 डिग्री सेल्सियस में जल जो है वह लिक्विड अवस्था में ही रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है ठोस अवस्था में तथा द्रवीय अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक जो है फ्रीजिंग पॉइंट तथा बर्फ़ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस में द्रवीय अवस्था जो उबलना लगता है और गैसीय अवस्था दोनों संभव हो सकता है। गैसीय अवस्था जो है और द्रवीय अवस्था जो है वह दोनों संभव हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में भी परिवर्तित होता है। पृष्ठ हेतु कारण, पुष्टि हेतु कारण दे। कारण पूछा जा रहा है जल कमरे के ताप पर द्रव है और लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। इसका क्या रीजन्स है? तो जल जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है क्योंकि इसका हिमांक जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता है।
आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार जो है वह निश्चित नहीं होता है। इसीलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। इसी कारण जो है कोई भी बर्तन में रखते हैं तो उसी का आकार यह ले लेता है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। लोहे की अलमारी जो होती है वो कमरे के ताप पर ठोस होती है क्योंकि इसका गलनांक जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है तथा यह दृढ़ होता है और बहता नहीं है। तो ऊपर में जो हम लोग ठोस, द्रव और लिक्विड गैस के बारे में पढ़े थे उसी से यहाँ क्वेश्चन जो है आपका बन रहा है। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? क्या इसका रीजन्स है? तो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है और फिर इसके ताप में वृद्धि करता है। पहले इसका जो है अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके जो ताप में है वह वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है और बर्फ का गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है 3.34 इंटू 150 जूल की, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ से 3.34105 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए बर्फ जो अधिक शीतलता प्रदान करती है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। जल जो है वह कोई प्रकार की गुप्त ऊष्मा जो है वह नहीं लेता है। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? उबलते हुए जल तथा अथवा भाप में से जलने की तीव्रता जो है वह किसमें अधिक महसूस होती है? तो क्या इसका जो आंसर है देखिए, भाप में जलने की तीव्रता जो है अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 केल्विन जो होता है तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित जो है वह कर ली है। यही इसका रीजन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। नामांकित करने के लिए कह रहा है कि ए जो है वह किस अवस्था में है, अवस्था परिवर्तन में है, उसको नामांकित करने के लिए कह रहा है। तो ए देखिए, ए जो है संगलन में है, फ्यूजन में है, और आपका बी जो है, बी आपका हो गया वाष्पीकरण में है, वेपोराइजेशन, इवोपराइजेशन, और सी जो है संघनन में है, कंडेंसेशन में है, डी जो है सॉलिडिफिकेशन में है, और ई देखिए, ई जो है स्क्रीन पर जैसे कि आप लोग एक फिगर देख रहे हैं, ई देखिए, ई जो है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन पर है, और एफ जो है वो भी ऊर्ध्वपातन पर है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लिए मैं इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन करवाया हूँ क्लास 9th NCERT चैप्टर 1 जो है हमारे आसपास के पदार्थ, उसका मैं टोटल क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।